हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा चल रहा था क्लास 11 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और उसके हो चुके थे 4 लेक्चर्स और हमने पिछले लेक्चर में पीपीएम तक अपना सिलेबस कवर कर लिया था और आज कराएंगे उससे आगे का टॉपिक। और ये जो लेक्चर है ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें करेंगे हम नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, एन फैक्टर्स और अपना जो है इसके बाद में आता है कंबशन रिएक्शंस, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम करेंगे शुरुआत। ठीक, तो सबसे पहले आपका आता है नॉर्मेलिटी। देखो, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट नहीं, इसको सीधा लिख दो, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, अब हम करते हैं बात इसके फॉर्मूले की। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं हम एन से, कैपिटल एन से, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके, सॉल्यूट के, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा हो गया नॉर्मेलिटी का फर्स्ट फॉर्मूला। अब अगर वॉल्यूम दे रखी हो ml में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर दे रखी हो ml में तो इसको देखो यहां पे लीटर में थी, अब इसको अगर हम ml में अब देखो यहाँ पे लीटर में लेनी थी हमने, इसमें आ दी है ml में। अगर ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, और 1000 नीचे से चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो गुणा कर देंगे 1000 से। ठीक है, यह आ गया आपका सेकंड फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी यूनिट की। यूनिट देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इसकी यूनिट होती है इक्विवेलेंट, EQ से डिनोट की जाती है, और वॉल्यूम की यूनिट है लीटर में, तो इसकी यूनिट आएगी इक्विवेलेंट पर लीटर, और हम इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल, और इसको N से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आ गई इसकी यूनिट। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 1, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 लिख सकते हैं 1 इक्विवेलेंट पर लीटर, और लिख सकते हैं 1 नॉर्मल, और नॉर्मल को रिप्लेस कर दो सिर्फ n से, नॉर्मल को हम n से डिनोट करते हैं 1 नॉर्मल। तो ये था नॉर्मेलिटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो नॉर्मेलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की। देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है जो सॉल्यूट का गिवन वेट है, या फिर किसी भी एलिमेंट का गिवन वेट है, उसके अपॉन में उसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट is equal to given mass of solute by equivalent
मास। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की कि ये कैसे फाइंड किया जाता है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी एलिमेंट का मोलर मास और डिवाइडेड बाय, किसी भी एलिमेंट का मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, देखो n फैक्टर के बारे में हम थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे, अब एक एक करके जाएंगे। मोलर मास मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो इक्विवेलेंट मास को E से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और फॉर्मूला था इक्विवेलेंट मास का मोलर मास बाय n फैक्टर। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, वो डिराइव करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नीचे कर देता हूं उसको, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, देखो हमने यहां पे पढ़ा था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास का हमने फॉर्मूला पढ़ा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास की जगह कर देंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय, अगर यहां पे हम n फैक्टर ले ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू, देखो गिवन मास बाय मोलर मास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये जो है हमारा ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पे आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर जिसका भी आपने ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड किया है वो यहां पे हमने सॉल्यूट लिया है तो इसलिए कहते हैं नंबर ऑफ, इसलिए बोल रहे हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर, n फैक्टर। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला आ गया, इसे अलग से लिख देते हैं एक बार, n इंटू n फैक्टर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और रहता अभी। देखो अब करते हैं थोड़े से नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हम अभी रिलेशन देखने वाले हैं। देखना, नॉर्मेलिटी हमने पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखो आगे चल के हमने फॉर्मूला पढ़ा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो भाई गिवन मास ऑफ सॉल्यूट लिख देता हूं यहां पे, सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम क्या है लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट हटा देता हूं यहां पे, कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए कर दे, कभी परेशान हो जाओ, बाकी होता तो ये सॉल्यूट के लिए ही है। ठीक है, लगा भी सकते हो। अब हम करेंगे, अब हम रखेंगे इक्विवेलेंट मास की वैल्यू। इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, क्या होता था इक्विवेलेंट मास, मोलर मास ऑफ एलिमेंट या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय n फैक्टर। ठीक है, वेट बाय मोलर मास, इसका यही फॉर्मूला था ना इक्विवेलेंट मास का, मोलर मास अगर हम अपोन में n फैक्टर लिख दो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में इनटू n फैक्टर, और अपोन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस बेसिक फॉर्मूले में हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखना आगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो ये वाला जो है ना, ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे देखो हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है, मोलैरिटी। देखो वही है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बन गया मोलैरिटी। और हमारे पास फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, और ये किस चीज का है, नॉर्मेलिटी। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दी हो और एन फैक्टर दिया हो तो आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, और अगर मोलैरिटी और एन फैक्टर दिया हो तो आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ठीक, अब बात करेंगे हम, देखो नॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड वॉल्यूम लीटर, क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नया टर्म हमारे पास क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको समझा दिया बिल्कुल। अब उसमें क्या नया टर्म आया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या थे, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब आती है एन फैक्टर की बारी, ठीक है। देखो समझना है यहाँ पे, एन फैक्टर, देखो एन फैक्टर अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एन फैक्टर फॉर एसिड्स। एन फैक्टर ऑफ एसिड किसके इक्वल होगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। आप देखो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस इन एसिड्स, ठीक है। अब लेते हैं थोड़े से एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आए कि ये लिखा क्या हुआ है। देखो पहला एग्जांपल है HCl। अब देखो HCl में कितने H प्लस है, एक H प्लस है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। दूसरा H2SO4, H2SO4। अब देखो H2SO4 में दो रिप्लेसेबल H प्लस है, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, बेसिसिटी यानी एन फैक्टर हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो एक ले लेते हैं HNO3। अब देखो इसमें कितने रिप्लेसेबल H है, 1, तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। अब लास्ट में लेते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप जो लास्ट में आ रहे हैं, H3PO2। अब देखो दिखते रहे इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन रिप्लेसेबल H प्लस का मतलब है जो हाइड्रोजन एटम अपने से ज्यादा, तो क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो जो हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, वो जब बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो रिप्लेसेबल H प्लस का मतलब है जो हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, वो वाला हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं तो लग रहा है 3 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर इसका ये, अब देखो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इसमें सिर्फ एक है, ये है सिर्फ H प्लस, और कोई इसमें H प्लस नहीं है, तो इसकी जो एन फैक्टर हो जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1, ओनली 1। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके दो आगे और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अगला है H3PO3।
इसमें भी हाइड्रोजन एटम्स 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, OH, हाइड्रोजन, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये, एक H+ ये है। तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा? n फैक्टर इज इक्वल टू 2। ठीक है, आ रहा है समझ में? लास्ट एग्जांपल इसका, H3PO4, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो इसमें 3 दिख रहे हैं, अब लेकिन हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब चेक करेंगे भाई इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि H+ की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, और इसका n फैक्टर कितना है उसी से पता चलेगा। अब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, OH, 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 एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक H+ यहां से जाएगा और एक H+ जाएगा यहां से, तो इसका n फैक्टर आ गया 3। ठीक है, देखो ये था हमारा एसिड्स का n फैक्टर। एक बार फिर से देखो, n फैक्टर जब हम एसिड के लिए देखते हैं वो होता है इक्वल बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, और यहां पे बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस इन एसिड्स। ठीक है, अब हम लेते हैं, अब हमने लिए एग्जांपल समझने के लिए। अब देखो सबसे पहला एग्जांपल था HCl। ठीक है, HCl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, इस पे आएगा चार्ज माइनस, और कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन एटम प्लस। तो जब ये हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा तो ये H+ की फॉर्म में होगा, और कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 1। इसका मतलब सिर्फ एक H+ आयन, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, और H2SO4, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है रिप्लेसेबल जो कि H+ आयन की फॉर्म में निकलेंगे? 2 है, इसका n फैक्टर हो गया 2। अब देखो HNO3, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है जो कि H+ आयन की फॉर्म में निकलेगा, तो इसका n फैक्टर हो गया 1। ठीक है, H3PO2, हमने देखा भाई, देखने से तो यहां पे 3 हाइड्रोजन एटम लग रहे थे, लेकिन हमने जब स्ट्रक्चर देखा, इसका स्ट्रक्चर बना के देखा, इसमें सिर्फ एक H+ आयन रिलीज हो रहा है। सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम ऐसा है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका n फैक्टर हो गया 1। और यहां पे भी हमें 3 हाइड्रोजन एटम लग रहे हैं इस मॉलिक्यूल में, और जब स्ट्रक्चर बनाया तो 2 OH मिले। इसका मतलब केवल 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं, और जब रिलीज होंगे वो H+ की फॉर्म में रिलीज होंगे, तो n फैक्टर आया 2। सिमिलरली इसका भी H3PO4 का भी हमने जब स्ट्रक्चर बनाया तो हमने पाया कि भाई 3 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए हैं, और जब ये रिलीज होंगे वो होंगे H+ की फॉर्म में रिलीज, तो इसका n फैक्टर हो गया 3। ठीक है, एक मिनट इसको 3 को लिख देता हूं। ठीक है, अब लिख लो n फैक्टर फॉर एसिड्स, ये हो गया कंप्लीट, इसको लिख सकते हो। ठीक है, 2 मिनट का दे रहा हूं आपको लिखने के लिए। लिख लिया? अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक है, देखो अब दूसरा आता है। दूसरा है, देखो हमने एसिड्स पढ़ लिए, अब आएंगे बेस की बारी। n फैक्टर फॉर बेसिस, बेस। ठीक है, देखो एसिड्स का हमने पढ़ा है n फैक्टर। एसिड का क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। बेसिसिटी का मतलब एक एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम्स H+ की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। ऐसे ही अब जब हम पढ़ेंगे n फैक्टर फॉर बेसिस, वो हो जाएगा इक्वल एसिडिटी ऑफ बेसिस। अब एसिडिटी ऑफ बेसिस का क्या मतलब है? नंबर ऑफ OH- रिलीज्ड बाय बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, वो हो जाएगी उनकी
एसिडिटी। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसी बात को। n फैक्टर फॉर बेस इक्वल टू, ठीक, n फैक्टर फॉर बेस इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेसिस। अब देखो एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ, देखो एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ OH माइनस, एक मिनट, रिप्लेसेबल पहले आया यहां पे, नंबर ऑफ, नहीं तो वही लिख लो, नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड बाय ए बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो n फैक्टर ऑफ बेस में एसिडिटी का मतलब आया समझ में? ठीक, अब लेते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल में फर्स्ट आता है हमारा NaOH। अब देखो जब ये सॉल्यूशन में जाएगा कैसे टूटेगा? Na प्लस OH माइनस। अब NaOH ने सॉल्यूशन में कितने OH माइनस रिलीज किए? 1, तो इसका n फैक्टर और एसिडिटी दोनों ही 1 है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं MgOH ट्वाइस। अब देखो इसको जब हम सॉल्यूशन में डाल देंगे तो कैसे टूटेगा? Mg2 प्लस 2OH माइनस। देखो इसने सॉल्यूशन में जाते ही MgOH ट्वाइस ने कितने OH नेगेटिव दिए? 2। ये क्या होगा? इसकी जो एसिडिटी होगी ये नंबर ऑफ OH माइनस एसिडिटी, और n फैक्टर क्या होता है बेस का? एसिडिटी के इक्वल, तो n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल है इसका AlOH थ्राइस। जब हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसे टूटेगा ये? Al3 प्लस 3OH माइनस। अब देखो सॉल्यूशन में डालते ही AlOH थ्राइस ने 3OH नेगेटिव रिलीज कर दिए, तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई? 3। एसिडिटी ऑफ AlOH थ्राइस इज इक्वल टू 3, और एसिडिटी को ही हम बेस का n फैक्टर बोलते हैं। n फैक्टर फॉर AlOH थ्राइस इज इक्वल टू 3। आया समझ? बेस का n फैक्टर निकालना आया समझ? ठीक, एक बार फिर से देखो बेस का n फैक्टर होता है उसकी एसिडिटी के इक्वल, और एसिडिटी होती है नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन बाय बेस। देखो फिर हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया है NaOH। NaOH पास कितने OH माइनस है? 1, तो n फैक्टर हुआ 1। MgOH ट्वाइस के पास कितने OH माइनस है? 2, n फैक्टर हुआ 2। अब AlOH थ्राइस के पास कितने OH नेगेटिव है? 3, तो देखो n फैक्टर कितना हो गया? 3। ठीक है, देखो अभी मैं साइड हुआ हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसे मिटा दूं यहां से, n फैक्टर फॉर, अब आएगा आयंस। देखो एसिड हो गया, बेस हो गया, अब आए गए आयंस की बारी। देखो आयंस का n फैक्टर कितना होता है? आयंस का n फैक्टर जो भी चार्ज होगा उस आयन पर वो होगा उनका n फैक्टर। ठीक है, फॉर आयंस, n फैक्टर फॉर आयंस 3, n फैक्टर फॉर आयंस। देखो अभी मैंने बताया कि आयंस पे जो चार्ज होगा वो होगा उसका n फैक्टर, तो लिखते हैं यहां पे इक्वल का
साइन लगा देते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। ठीक है, अब इसके लिखो एग्जांपल्स। देखो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं Na प्लस, दूसरा एग्जांपल Mg2 प्लस। देखो Na प्लस के ऊपर +1 चार्ज है, देखो Na प्लस के ऊपर +1 चार्ज है, इसलिए इसका एन फैक्टर होगा 1। देखो चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर फॉर आयंस। अब हमने एग्जांपल लिया Na प्लस, अब इसके पर चार्ज है +1, तो +1 ही इसका एन फैक्टर हुआ। और Mg2 प्लस पे कितना चार्ज है, +2, इसका एन फैक्टर हुआ 2। अब देखो कुछ आयंस लिखवाता हूं, उसके आप खुद से लिखने की कोशिश करना, फिर देखना। 2 मिनट में साइड में होऊंगा, ठीक है। इनके बाद ले लो Al3 प्लस K प्लस, इसके बाद क्या ले लेंगे, K प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस Cl नेगेटिव, नहीं Cl नेगेटिव रहने दो, Ca2 प्लस। ठीक है, बस ये 3 देख लो। Al3 प्लस पे चार्ज है +3, तो इसका एन फैक्टर आ गया 3। K प्लस पे चार्ज है +1, इसका एन फैक्टर आ गया 1। Ca2 प्लस पे चार्ज है, इसका आ गया एन फैक्टर 2। ठीक है, 2 मिनट रुको, थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं। देखो थोड़े से और एग्जांपल्स लिखते हैं। Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, O2, एक सेकेंड, O2 माइनस। ठीक है, अब देखो 2 मिनट इनके एन फैक्टर लिखो। ठीक है, हाँ एक बात मैं बता दूं, एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आयन पे चार्ज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। ठीक है, बस वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ठीक है, लिखो। ठीक, देखो Cl नेगेटिव, इस पे कितना चार्ज है, -1, एन फैक्टर कोई माइनस होता नहीं, तो -1 नहीं होगा, -1 की जगह +1 इसका एन फैक्टर होगा। ऐसे F नेगेटिव का +1। अब देखो O2 नेगेटिव, इस एटम पे 2 नेगेटिव चार्ज है। अब 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मैग्नीट्यूड इसका एन फैक्टर होगा, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 2। ठीक है, अब भाई ये हो गया एन फैक्टर फॉर आयंस। देखो 2 मिनट यहां पे खड़ा हूं, आप लिख सकते हो इसको, या फिर यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको यहां पे कर दो, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, और चार्ज ऑन आयन, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा एन फैक्टर। ठीक है, Na प्लस +1 तो 1, Mg2 प्लस 2 प्लस तो 2 एन फैक्टर, Al3 प्लस 3 प्लस तो 3 एन फैक्टर, K प्लस 1 एन फैक्टर, Ca2 प्लस चार्ज 2 प्लस 2 एन फैक्टर। अब देखो Cl नेगेटिव, चार्ज -1 है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो 1 एन फैक्टर। F माइनस है, F माइनस के ऊपर चार्ज -1 है, उसका एन फैक्टर होगा 1, तो एन फैक्टर 1। O2 माइनस -2 चार्ज है, उसका एन फैक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होगा +2, और वही होगा एन फैक्टर। ठीक है, उतार लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आती है सॉल्ट्स की बारी, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स।
देखो इसका जो होता है n फैक्टर वो होता है चार्ज ऑन, एक मिनट गलती होगी थोड़ी सी, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। और देखो मैग्नीट्यूड है यहां भी, है ना, और टोटल चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। देखो n फैक्टर ऑफ सोल्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन कैटायन और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। अब लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में फर्स्ट है NaCl। अब देखो -1 इस पे +1 इस पे, n फैक्टर क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज ऑन कैटायन का मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नीट्यूड टोटल चार्ज ऑफ एनायन। अब देखो Na प्लस, ये है कैटायन, इस पे +1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा +1, और Cl नेगेटिव, इस पे -1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा +1, इसका n फैक्टर आ गया 1, ठीक है। अब हाँ NaCl MgCl2, अब देखो Mg के ऊपर +2, Cl -2 है तो इस पे भी पूरा चार्ज टोटल -2 हो जाएगा। अगर हम लेते हैं मोड तो इसका n फैक्टर आएगा 2। एक आता है अभी AlCl3 में देखो 3 Cl नेगेटिव है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, अब Cl नेगेटिव है 3 है, एक Cl नेगेटिव है -1 तो 3 Cl नेगेटिव है -3, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा +3, इसका हो जाएगा n फैक्टर। अब लास्ट वाला, इसका पहले आप कमेंट करेंगे, अरे रुको एक मिनट Al2SO4 थ्राइस करो कमेंट 2 मिनट। देखो Al2 है, इसमें Al के ऊपर है 3 चार्ज, देखो मेरी की बात ध्यान से, 2Al3+, और ये क्या है 3SO4 2-। अब देखो इस पे टोटल चार्ज कैटायन पे एक एल्यूमिनियम होता तो उस पे होता +3, लेकिन यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, 2 × +3, इसका आ जाएगा +6। अब देखो SO4 एक है तो उस पे -2 होता, लेकिन ये है 3 × -2 -6, अब उसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, तो इसका n फैक्टर होगा 6, 3 2 = 6, 2 3 = 6 हो गया। देखो Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, तो जब ये आयनिक फॉर्म में होगा तो ये ऐसे होगा 2Al3+ डॉट 3SO4 2-, ठीक है। अब देखो कैटायन के ऊपर चार्ज देखो, टोटल Al3+ है, एक एल्यूमिनियम 3+ में +3 चार्ज होता है, लेकिन यहां पे 2 एल्यूमिनियम 3+ है, 2 × 3 6, और यहां पे SO4 2-, एक SO4 में 2- चार्ज होता है, लेकिन यहां पे 3SO4 2- है, 3 × -2 -6, और उसका जब हम मोड लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे तो हो जाएगा +6, तो इसका n फैक्टर है 6, ठीक है। लिख लो, ये हो गया आपका सोल्ट्स का जो आपका था n फैक्टर वो पूरा, ठीक है। अब थोड़ा सा रिएक्शंस में n फैक्टर रहता है वो भी बताते हैं आपको, ठीक। अब करते हैं इसको रब और चलते हैं आगे। देखो अब आता है n फैक्टर 4 MnO4-। देखो इसमें फर्स्ट आता है इन एसिडिक
मीडियम, ठीक है। देखो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो MnO4 माइनस जो है उसमें Mn होता है प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस रिड्यूस हो जाता है Mn2 प्लस में, ठीक है। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में था, कन्वर्ट किस चीज में हुआ, Mn2 प्लस। देखो यहां पे था +7 चार्ज में, यहां पे गया +2 चार्ज में, कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, +5 इलेक्ट्रॉन। देखो अब इस केस में ना MnO4 केस में या फिर रिएक्शन से केस में जो n फैक्टर होता है वो n फैक्टर होता है नंबर ऑफ गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें जो है n फैक्टर होगा 5 और इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, देखो यह आएगा 5 m/5। क्या होता है इक्विवेलेंट मास, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट या फिर कंपाउंड। ये देखो MnO4 का मोलर मास बाय MnO4 का जो ये है n फैक्टर, हो गया, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन U का U इतना नीट में आ चुका है भाई, नीट में भी और IIT में भी। इजी था, मुश्किल तो इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसे ध्यान में रखना अब, ठीक। देखो तो यहां पे हमने क्या सीखा, n फैक्टर 4 MnO4 नहीं है यहां पे, चलो ये तो MnO4 का ही है, ठीक है, पांचवें का फर्स्ट, लेकिन इसको लिख सकते हैं, इसकी हेडिंग में लिखूंगा थोड़ी सी ऊपर, ए पार्ट ले दो, ये 5वें का, ये थोड़ी सी ए पार्ट है 5वें पॉइंट का, 5वां पॉइंट है ये जो है n फैक्टर 4 रिएक्शंस है भाई, है ना, ये रिएक्शन ही तो हो रही है अलग अलग मीडियम में। अब देखो अब ये एसिडिक मीडियम में है, फिर हम जाएंगे बेसिक मीडियम में, उसके बाद न्यूट्रल फ्रेंडली अल्कालिन मीडियम में, उसके बाद आएगा Cr2O7 वाली रिएक्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले वाले में। एसिडिक की जगह कर लेते हैं हम क्या था एसिडिक की जगह कर लेते हैं हम बेसिक मीडियम, ठीक है, इन बेसिक मीडियम। देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ध्यान से देखना, MnO4 माइनस, ये रिड्यूस होगा MnO4 2 माइनस। MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, और MnO4 2 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। यहां पे 7 था, यहां पे 6 था, 6 आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1। अब देखना, अब इसका n फैक्टर हो गया 1 और इसका जो इक्विवेलेंट मास, पूरा लिख देता हूं एक में, इक्विवेलेंट मास जिसको हम E से डिनोट करते हैं वो होगा मोलर मास बाय n फैक्टर यानी कि 1, ठीक है। देखो भाई MnO4 था, MnO4 माइनस, इसमें +7 की स्टेट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn +6 हुआ, n फैक्टर हो गया 1, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है n फैक्टर ऑफ रिएक्शन, नहीं लिखा, रुको एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एलिमेंट, ठीक है। ये होता है n फैक्टर रिएक्शंस के लिए, पहले वाले में भी यही लिखना था, ठीक है, पर थोड़ा सा रहेगा, कोई नहीं, अब ऐड कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है
एक रिएक्शन दी गई कि भाई MnO4 बेसिक मीडियम में है, तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? MnO4 बेसिक मीडियम आते ही आप खुद समझ लेना, MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस में गया है और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, तो n फैक्टर है 1। अब देखो इक्विवेलेंट मास पूछ लेगा। इक्विवेलेंट मास में दो टाइप हो सकती है। एक तो देगा आपको कि भाई MnO4 का मास है m, या फिर दे देगा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अगर m दिया है तो m/1 सीधे डायरेक्ट आंसर। और अगर इसकी जगह कोई वैल्यू है ऑप्शन, या फिर सीधे लिख रखा है MnO4 बेसिक मीडियम में और ऑप्शंस में वैल्यू दी गई है, तो आप इसकी जगह m नहीं वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। बेसिक इन एल्कली इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलीन मीडियम। हाँ, देखो अब एल्कलीन या फिर फेंटली एल्कलीन या फिर न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है? MnO4 माइनस, जो आपका MnO4 माइनस है वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। अब देखो MnO4 माइनस में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की? +7, और MnO2 में +4, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, n फैक्टर हो जाएगा 3 और इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास बाय 3। चलो ठीक है, इसे लिखते हैं। देखो इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलीन मीडियम MnO4 माइनस गिव्स MnO2। MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और MnO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। 7 से 4 में इसने गेन किया है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखो n फैक्टर फॉर रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एलिमेंट। ठीक है, अब आएगा इसका n फैक्टर कितना आ गया? n फैक्टर इज इक्वल टू 3, और जो इसका आएगा इक्विवेलेंट मास, ई से डिनोट कर देता हूं, इसका मोलर मास बाय n फैक्टर जो कि 3 है। ठीक है, अब देखो ये 3 रिएक्शन मैंने MnO4 की पढ़ाई आपको, ये तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में, चाहे वो क्लास का एग्जाम हो 11th क्लास का, या फिर कोई आपका टेस्ट हो 11th क्लास का, या फिर नीट और IIT में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना। लिख लिया? ठीक। अब देखो बी पार्ट, n फैक्टर फॉर K2Cr2O7। अब देखो K2Cr2O7 को क्या लिख सकते हैं? और करके लिख दो, और Cr2O7 2 माइनस। देखो भाई इसका सिर्फ एक ही केस आता है इन एसिडिक मीडियम। यहां पे क्या हुआ? देखो K2 और Cr2O7 2 माइनस है, वो कन्वर्ट हो जाएगा Cr3 प्लस में। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। C और एक मिनट, इसका सिर्फ एक ही केस है भाई, इन एसिडिक मीडियम। इसमें देखो Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस। अब देखो Cr2O7, ये 2 7 जा 14, वहां जाके 12, ये है +6 में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, +6 से जा रहा है +3। इसने गेन कितने किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, देखो पहले इसे करेंगे बैलेंस। ये कितना हो जाएगा? +6 है, तो इसमें +3। इसने गेन किए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब
आगे देखना। समझ में आई? देखो एक Cr जो है Cr+6 जा रहा है Cr+3 में, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3। लेकिन यहां पे 2 Cr एटम्स हैं और वो दोनों ही +6 से +3 में गए। एक ने +3 की, एक ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो दो ने कितने किए होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये भाई इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यहां पे एरर होने की मैक्सिमम चांसेस हैं, और अगर मिस्टेक से ये 3 लिख दिया यहां पे, तो वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एन फैक्टर कितना आया? एन फैक्टर इज इक्वल टू, देखो कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो अब आ जाएगा एन फैक्टर 6। और उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा Cr2O7 का, मास ऑफ Cr2O7 माइनस बाई 6। ठीक है, देखो सुनो इसे फिर से ध्यान से सुनो। एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7, या फिर हम इसे लिख सकते हैं Cr2O7 2 माइनस आयन। अब इसका सिर्फ एक ही केस, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में Cr2O7 जाएगा Cr3+ में चला गया। अब देखो Cr2O7 में एक Cr एटम कितना होगा? Cr की मान लो x ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, Cr कितने हैं? 2, तो x मान लिया, तो 2x प्लस में ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, -2 इंटू 7, और टोटल चार्ज कितना है इस पे? -2। ठीक है, अब देखो ये 2x माइनस 7 टू 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 आ जाएगा 12। यहां तक आया समझ में? और जो क्रोमियम के सिंगल एटम की जो ऑक्सीजन स्टेट आई, 2 यहां पे आ जाएगा डिवाइड में, 2 से 12 कट जाएगा 6 पे, तो ये आई 6। वही मैंने यहां पे लिखा है, एक Cr एटम की ऑक्सीजन स्टेट है 6, और यहां पे एक Cr जो एटम है वो गया +3 में। अगर एक Cr एटम +6 से +3 में जाता है तो गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे 2 Cr एटम्स है। अगर 2 Cr एटम्स गए 2 Cr3+ में +6 से, तो 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एन फैक्टर हो जाएगा 6। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/6। ठीक, देखो शुरुआत में हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी, बेसिक सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हमने उसके, नॉर्मेलिटी के सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। उसके बाद मैंने साथ साथ में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बताए कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में हमने इक्विवेलेंट मास पढ़ा, वो कैसे निकलते हैं। अब इक्विवेलेंट मास में आया मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब हमने पूरा एन फैक्टर भी पढ़ा कि भाई एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। किसी को लिखना हो तो लिख लो, वैसे है इंपॉर्टेंट, साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, क्लास 11th का भी हो, और ये आपके नीट और IIT में भी पूरा काम आएगा। ठीक है, उतारते चलो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आराम से लिखो। उतार लिया, करते हैं अब रब। ठीक है, अब आते हैं, अब आती है क्वेश्चंस की बारी। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखता हूं क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन फॉलोइंग। फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन फॉलोइंग। फर्स्ट है 2 मिलीमोल ऑफ H3PO2, 2 मिलीमोल ऑफ H3PO2। ठीक है, सेकंड 3 ही लिख लेता हूं। सेकंड है 0.5 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी दे रखी है, 0.5 नॉर्मल नॉर्मेलिटी दे रखी है। 400 ml BaOH twice, BaOH ये यहाँ पे ट्वाइस
क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। थर्ड है 0.2 मोलर, 0.2 मोलर, ठीक है। ये मोलैरिटी दी गई है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मेलिटी आएगी, उससे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकलेंगे। 0.2 मोलर 200 ml, 200 ml H2SO4, H2SO4। इन सब में हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो करें शुरू, ठीक। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमने डिराइव किया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जब मोल्स दिए हों कैसे निकलते हैं, m यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 2 मिलीमोल, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल, और n फैक्टर H3PO2, H3PO2 हमने पढ़ा, देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे OH H H, सिर्फ एक H प्लस आयन, ठीक है, एक H प्लस आयन इसमें से निकलेगा और इसका n फैक्टर होगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट्स। ये आ गए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब दूसरे वाले में देखो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहां से कितने आए, नॉर्मेलिटी गिवन हो तब, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का मेथड। देखो 0.5 तो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी इनटू, अब 400 ml इसकी वॉल्यूम दे रखी है, 400 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में आएगा। अगर 400 ml को 400 को हमने 1000 से अगर किया डिवाइड तो आएगा 0.4। अब देखो 5 4 जा 20, पॉइंट कितने डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है, 1 2 1 2 0.20। यहां पे आए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे 0.20। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, यहां पे थोड़ा सा क्या है, देखो नॉर्मेलिटी हमने पढ़ी थी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। देखो भाई यहां पे गिवन है मोलैरिटी H2SO4 है, इसका जो n फैक्टर है वो है 2, तो नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे सबसे पहले। 0.2 मोलैरिटी है, देखो ये गिवन है हमें मोलैरिटी 0.2, n फैक्टर H2SO4 के 2, तो नॉर्मेलिटी आएगी 0.4। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यही ऊपर ही हमने डिराइव किया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या हुआ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जब हमें नॉर्मेलिटी दी गई हो, नॉर्मेलिटी जब दी गई हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब हम यहां करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी कितनी आई 0.4, हमने फाइंड की थी अभी, बिल्कुल देखो ये फाइंड कर रखी, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक है। तो नंबर इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 ml, लेकिन हमें लेना है लीटर में, 200 ml बाय 1000 0.2, ठीक है। अब हो जाएगा 4 2 जा 8, और कितने डिजिट्स के पहले हमें डेसिमल लगानी है 1 2 डिजिट्स के सामने, इसमें आया 0.08 इक्विवेलेंट्स। आया समझ, ठीक है। अब थोड़े से और सवाल देखते हैं। एक सवाल और लिख लो बस, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 4.1 ग्राम H3PO2
H3PO2 in 400 ml सॉल्यूशन। देखो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले हम फाइंड करें, सबसे पहले देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब फाइंड कर, सबसे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 400 ml, गिवन है हमें वॉल्यूम तो, और अब वॉल्यूम चाहिए हमें लीटर में, तो 400 ml को जो हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से करेंगे डिवाइड और आ जाएगी 0.4। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 0.4 लीटर। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, हमें इसका n फैक्टर पता है। देखो हमने बनाया था इसका डायग्राम H3PO2 का H और H, ये है एसिड, और एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड बाय एन एसिड इन अ सॉल्यूशन। और H प्लस आयन कैसे रिलीज होता है? जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से एटम होते हैं? FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इनसे जब हाइड्रोजन जुड़ी रहती है तो उस पे आता है माइनस चार्ज, और तब हाइड्रोजन जुड़ी रहती है तो उस पे आता है प्लस चार्ज, और जब और उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो फॉस्फोरस है, इसमें 3 हाइड्रोजन है। अब इनमें से कितने हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अटैच है? ओनली 1। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? एन फैक्टर आया 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये थोड़ा सा ऐसे करो सेपरेट इसको, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? गिवन मास है 4.1 बाय मोलर मास कितना आएगा? 82। देखो हाइड्रोजन एटम्स 3 है, एक हाइड्रोजन एटम का होता है 1, प्लस ऑक्सीजन एटम 2 है, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, प्लस फॉस्फोरस ये होता है 32, 3, 5, 7, 3, 5, रुक जाए 1 मिनट। देखो 3 इंटू 1 2 इंटू 16, और फॉस्फोरस का मास होता है 47। जब करेंगे इनको ऐड 3 प्लस 30 2 प्लस 47 इज इक्वल टू कितना आएगा? 82। आया समझ? अब देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ गया 0, 41 से 82 कट जाएगा 2 पे, और आ जाएगा 20। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए, और एन फैक्टर देखो, एन फैक्टर हो गया 1 है। इस केस में ये हमने फाइंड किया था स्ट्रक्चर बना के, तो इसका आ जाएगा 1/20। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, अब सीधा पुट कर देंगे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में। यहां पे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आया? 1/20। 1/20 किया पुट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, 0.4 इंटू 0.4। अब देखो एक 0 से पॉइंट गया और आ गया 4 इंटू 2 8, यहां आ गया 1/8। इसको डिवाइड करेंगे 1 बचा 2 4, तो ये आ गई नॉर्मेलिटी इस सॉल्यूशन की। ठीक है, आया समझ? ठीक है, करते हैं भाई H3PO2। हाँ सही है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा स्टोइशियोमेट्री वो देखो, हाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस समझो थोड़ा, उस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल
इक्विवेलेंस। ठीक है, देखो लेट करते हैं एक केमिकल इक्वेशन लाइक M1A प्लस M2B gives N1C प्लस N2D। ठीक है, अब देखो ये चाहे बैलेंस हो या हो अनबैलेंस, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये चाहे बैलेंस इक्वेशन हो या फिर अनबैलेंस इक्वेशन हो, तो नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट हैं एक रिएक्शन में, उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहते हैं। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या बताया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सबके सेम रहते हैं, इसी बात को लिख रहे हैं बस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। देखो चाहे ये बैलेंस इक्वेशन हो या फिर अनबैलेंस, यहां पे कोई स्टोइशियोमेट्री का कोई चक्कर नहीं है, सीधा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालो। गिवन वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास आप फाइंड कर सकते हो मोलर मास बाय एन फैक्टर से। ठीक है, ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसको आप लिख भी सकते हो, अगर 11th में पूछा जाए तो इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। नंबर देखो सबसे पहले समझो, रिएक्टेंट सबसे पहला कौन सा, ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, इसके इक्वल। अब आगे प्रोडक्ट पे, पूरी रिएक्शन तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट दोनों है रिएक्शन में, अब प्रोडक्ट्स 1 है तो उसका भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी इनके इक्वल होगा और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। इससे आया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी और इक्वल टू नंबर इक्विवेलेंट्स ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके डेफिनेशन लिखते हैं। दिस लॉ states that in a chemical reaction, this law states that in a chemical reaction the number of equivalents of all components of all components, क्या क्या components में, reactants और products, reactants products, all components all components reactants और products of reaction are same। लिख लिया। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यहां पे ब्रैकेट होती है क्लोज। ठीक है, ऑफ रिएक्शन आर सेम। ठीक है, लिख लो 2 मिनट इसको। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब करते हैं इस पे क्वेश्चंस। हाँ, देखो क्वेश्चन है आपका सबसे पहले 0.5 ग्राम बेस, 0.5 ग्राम बेस was completely neutralized by 100 ml 0.2 नॉर्मल। देखो आप दूसरे सॉल्यूशन की हमें नॉर्मेलिटी भी दे गई है कि भाई इसे पुट करके आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करो। 0.2 नॉर्मल एसिड, देन
find equivalent weight of base, then find equivalent base of equivalent mass of base, mass of base। चलो सोल्व करो इसको अभी, एक मिनट मैं नोटबुक रख देता हूं। देखो ये भी अब इसमें रिएक्शन हुई, देखो एसिड आ गया, प्लस में कोई बेस था। अब जब एसिड बेस आपस में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर जाएंगे तो भाई यहां पे लिख देते हैं न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली, ठीक है। देखो एसिड और बेस इन दोनों का डाटा हमें गिवन है, तो भाई आएगा सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। देखना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या लिखे, 100 ml एसिड, देखो वॉल्यूम दी गई है, नॉर्मेलिटी दी गई है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml कितना आएगा 0.1, और नॉर्मल इनटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2। देखो लिखते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किसका है, एसिड का। अब देखो बेस के लिए क्या दिया गया 0.5 ग्राम, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये भी तो एक फॉर्मूला है, उसी से ये ड्राइव हुआ है, तो ये आएगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। हमें फाइंड क्या करना था, इक्विवेलेंट मास, और गिवन मास हमारे पास कितना गिवन है 0.5 ग्राम। तो यहां पे आएगा नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2। यहां तक आया समझ में, ठीक है। अब आगे करते हैं 0.2, वॉल्यूम कितनी है 100 ml, बट हमें चाहिए लीटर में। देखो लीटर में चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए लीटर में। 100 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम करेंगे उसे 1000 से डिवाइड, कितना आएगा 0.1 लीटर। तो यहां आएगा 0.1 लीटर, और यहां पे मास गिवन मास ऑफ बेस, यहां पे लिख देते हैं बेस, W है गिवन मास ऑफ बेस। देखो W है गिवन मास ऑफ बेस कितना है 0.5 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, बेस। हमें फाइंड करना था यही। देखो एक जीरो से एक जीरो गई, अब इक्विवेलेंट बेस को, अब E को यहां लिया थे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू 5 बाय 0.2, एक जीरो यहां पे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 50 गया 25 पे। अब देखो यहां तक आया समझ में, यहां से आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कितना 25, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू 20। आया समझ, अच्छा क्वेश्चन था, एक और लेते हैं, ठीक है। उतार लो, जिसको उतार लो आराम से, वीडियो को पॉज करो, लिखो, और अगर जितने भी टॉपिक्स हुए हैं किसी भी वीडियो में, लेक्चर हमारा आज 5th है, 4 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं, जिस भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन, चाहे आप दूसरी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो कमेंट करो, आपको उत्तर तभी मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो कोचिंग का मॉड्यूल हो, या फिर कोई हेल्प बुक हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं अपने डाउट्स, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। चलो लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है। जीरो 0.45 ग्राम, 0.45 ग्राम एसिड, मोलर वेट दे रखा है एसिड का, एसिड इसका मोलर वेट दे रखा है, मोलर वेट कितना आ गया 90, is completely neutralized by
completely neutralized by 20 ml 0.5 नॉर्मल 0.5 नॉर्मल। देखो नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, बेस देन बेसिसिटी एसिड इज बेस देन बेसिसिटी ऑफ एसिड इज। देखो अब इसमें देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सेम वही वाला फॉर्म तरीका है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितना आएगा, गिवन मास बाय, देखो सबसे पहले देखो फाइंड करने के लिए क्या दिया है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब एन फैक्टर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एसिड का एन फैक्टर, ठीक है। देखो यहां पे साफ साफ लिख रखा है बेसिसिटी ऑफ एसिड। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ एसिड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये एसिड का हो गया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो ये यहां पे आएगा, देखो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो वॉल्यूम दे रखी 20 ml, नॉर्मेलिटी दे रखी 0.5, तो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे जब नॉर्मेलिटी गिवन हो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो जाएगा बेस का। अब देखो गिवन मास कितना है 0.45 बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, अब नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है 0.5, वॉल्यूम कितनी है 20 ml। 20 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/1000, 0.02, 0.02। फाइंड यहां से हमारा निकल जाएगा 2 पॉइंट से 2 पॉइंट गए और यहां से आप में 10 लाए, 5 बन गया, 5 9 जा। यहां पे देखो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा हमारा, 2 से 10 गया 5, इक्विवेलेंट मास कितना आया 9 5 जा 45। अब देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है, देखो भाई अब देखो इक्विवेलेंट मास किस चीज के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। अभी हमें पीछे ही पढ़ा था बिल्कुल, और ये कितना है 45। यहां से आया जो मोलर मास है एसिड का वह गिवन 90 बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू 45। 45 से 90 हो गया कैंसल 2 पे। देखो एन फैक्टर कितना आ गया, अब एन फैक्टर यहां नीचे था वहां जाके ऊपर हो जाएगा और एन फैक्टर आ गया 2। ये आ गया आपका आंसर, ओके ठीक। हाँ देखो हमारा हो गया आज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में हमने किया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट मास, एन फैक्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आए और उसके बाद नॉर्मेलिटी के बाद हमने किया लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अब आएगा स्टोइशियोमेट्री। सबसे पहले आपको समझाऊंगा मैं थोड़ा सा रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री किसे कहते हैं। टर्म आती है आपके सामने स्टोइशियोमेट्री। देखो स्टोइशियोमेट्री का क्या मतलब होता है, जो कि देखो अब मान लो सेम रिएक्शन ले जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में ली थी, M1A प्लस M2A M2B gives N1C प्लस N2D, ठीक है।
स्टोइशियोमेट्री, देखो जो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, अब इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के सामने जो नंबर होता है उसे बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और इनको ही कहते हैं स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, ये M1 M2 N1 ये है, इनको ये होती है ये होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, या इनको ही हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। हो गया क्लियर? अब देखो एग्जांपल लेते हैं। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अब देखो N2 की स्टोइशियोमेट्री क्या है? 1, H2 की स्टोइशियोमेट्री क्या है इसमें? 3, NH3 की स्टोइशियोमेट्री क्या है इसमें? 2। ठीक है, तो ये होगा आपका स्टोइशियोमेट्री। अब आएंगे कंबशन रिएक्शंस पर। इसके बाद आती है कंबशन रिएक्शन। देखो कंबशन रिएक्शंस जो हैं वो होती है हाइड्रोकार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो बदलता है H2O प्लस CO2 में, उनको कहते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब किसी भी चीज का कंबशन करना। कंबशन का मतलब जलाना किसी चीज को, और कंबशन रिएक्शन देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कंबशन रिएक्शन में CO2 और H2O बनते हैं। ठीक है, कंबशन रिएक्शंस हाँ ठीक है। देखो कंबशन रिएक्शन में हम लेते हैं CaHY प्लस O2। ये अब क्या आएगा? मैंने कहा था CO2 प्लस H2O। देखो CX है, सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। CX है, X कार्बन, यहां पे कितना है? एक, X हो जाएगा। HY है, यहां पे कितना है? H2 है, तो यहां पे आएगा Y/2। देखो हाँ, यहां भी O2 यहां भी O2, तो ये आ जाएगा X। और यहां पे देखो अब O2 है, ये O है, X प्लस X हो जाएगा ये, हाँ, और ये आ जाएगा Y/4। ठीक है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है कंबशन रिएक्शन में, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है कंबशन रिएक्शन में, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, इन्हीं से निकलेगा जो भी क्वेश्चन हमारा आगे होगा। तो भाई स्टेप्स लिख लो। पहले क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? बैलेंस X, बैलेंस कार्बन इन द रिएक्शन, कार्बन एटम्स इन द रिएक्शन बोथ साइड। उसके बाद देखो, उसके बाद आएगा बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ रिएक्शन बोथ साइड्स। समझ जाना, अब इतना ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अब उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स हो गया। अब देखते हैं इन पे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड मास एंड
वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड H2O, फाइंड मास एंड वॉल्यूम of CO2 and H2O obtained by combustion of हाँ 0.23 kg इथेनॉल, 0.23 kg इथेनॉल। अब हम करते हैं इसे सोल्व। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ये हो गई बर्न O2 की प्रेजेंस में। CO2 क्या बना, CO2 प्लस H2। देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप क्या था, कार्बन बैलेंस करने। कार्बन है 2, यहां भी 2। अब देखना हाइड्रोजन कितने हैं, 5 and 1 6, यहां पे बैलेंस कर देंगे, 6 हो गए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहां कितने हैं, 2 to 4, 3, 4 + 3 7, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन होने चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब बात करते हैं 0.3 kg। देखो यहाँ पे C2H5 का 1 मोल है, यहाँ पे O2 के 3 मोल है, CO2 के 2 मोल है और H2O के 3 मोल है। अब हम सीधा मोल्स फाइंड करके यूनिटी मेथड से निकालेंगे इसको। ठीक है, देखो अब हमें दे रखा है 0. यहाँ पे कर लेते हैं N ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इसका दे रखा है 0.23 kg, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स में, क्योंकि हमें चाहिए ग्राम्स में वो, क्योंकि हमें चाहिए मोल्स हमेशा निकलते हैं जब वेट को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं और मोलर मास से उसको डिवाइड करते हैं। अब इथेनॉल का फॉर्मूला ये 12 2 जा कितना हो गया 24, 6 हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 16, ये 16, ये आ गया 4, 46 इज इक्वल टू, जो देखो 23 से कट जाएगा 2 पे, ऊपर कितना बचेगा 10/2। नंबर ऑफ इथेनॉल कितने आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने आए हैं 5, 2 से 10 कैंसिल 5। ठीक है, देखो हमसे पूछा गया CO2 और हाइड्रोजन का मास। सबसे पहले हम निकालते हैं CO2, 4 CO2। देखो 1 मोल ऑफ इथेनॉल गिव्स 2 मोल ऑफ CO2, 1 मोल C2H5OH gives 2 मोल CO2। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितने मोल गिवन है, 5। देखो तो हमें निकालना है 5 मोल्स के लिए, 5 मोल C2H5OH, 2 मोल्स ऑफ CO2 1 दे रहा है, तो 5 कितने देंगे, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 मोल CO2। अब देखो 10 मोल CO2 है और यहां पे हमें क्या पूछा जाएगा, मास एंड वॉल्यूम। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम निकल जाएगी भाई। अब देखना 4H2O, ठीक है 4H2O। अब देखो 1 मोल C2H5OH कितना देता है, 3 मोल H2O। यहाँ पे ये दे रखे 5 मोल C2H5OH gives 5 3 15 मोल H2। देखो
हमसे आप पूछा गया था मास एंड वॉल्यूम, मास कैसे निकलेगा, 10 मोल्स हैं, 10 को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा CO2 का। अब देखो, और H2 कितने मोल्स है 15, 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा H2O का मास। ठीक है, हो गया, ठीक। अब इसे करता हूं रब, और आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते चले इसमें। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड मास ऑफ इथीन, फाइंड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, फाइंड मास ऑफ इथीन required to produce 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 on complete combustion, on complete combustion। देखो, अब हम लेंगे इथीन। इथीन क्या होता है, C2H4, C2H4। अब इसका कर दिया हमने कंबशन, कंबशन जब किया तो बना CO2 प्लस H2O। अब देखो कार्बन कितने, यहां पे है 2 कार्बन, तो बैलेंस करेंगे इक्वेशन को 2 कार्बन से। अब और हाइड्रोजन है 4, यहां पे 2, तो ये आ जाएगा 2, यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, यहां पे देखो 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन, 2 2 जा 2, 2 ऑक्सीजन, 4 प्लस 2 6, तो टोटल यहां 6 है ऑक्सीजन एटम्स, तो यहां आ जाएगा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 4 प्लस 2 6, 6 ऑक्सीजन यहां पे, 6 ऑक्सीजन ही यहां पे। ठीक है, फाइंड मास ऑफ इथीन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब देखो 1 मोल है इथीन का, कितनी ऑक्सीजन निकाल रहा है, 2 मोल ऑफ CO2। मतलब देखो 1 मोल का मास है 44, 2 मोल्स का कितना होगा 88 ग्राम, 88 नहीं, सीधे इनको मोल्स में ही फाइंड कर देते हैं ना। देखो 22 दिया गया है CO2, 22/44, 0.5 मोल। ठीक है, 1 मोल इथीन प्रोड्यूस 3 बोल रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ CO2। अब देखो 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इथेन, यहां पे लिखेंगे अब 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इथीन। आया समझ? देखो कुछ नहीं है, यही बात पलट के लिए, क्योंकि हमसे इथीन पूछी गई थी। ठीक है, 1 मोल ऑफ इथीन गिव्स 2 मोल CO2, वही बात पलट के लिख दी, 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इथीन। ठीक है, अब देखो 1 मोल, यहां पे कितना मोल था 0.5, 1 मोल ऑफ CO2 कितना करेगा, 2 जाएगा डिवाइड में, 1/2 मोल इथीन। ठीक है, और हमें फाइंड कितना करना है, 0.5 मोल CO2 कितना इथेन का अमाउंट है जिससे प्रोड्यूस की जा सकती है, 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 1/2 इंटू 0.5 मोल ऑफ इथीन। ठीक है, अब देखना, अब हमें करना है इससे मास फाइंड। देखो ये आ गया आंसर, बस कैलकुलेशन बाकी है, 1/2, यहां से एज इट इज 0.5 क्या होता है 1/2। अब रख दो इथीन का मोलर मास, इथीन का मोलर मास 2 कार्बन है, 12 2 जा 24, 4 हाइड्रोजन है, 4 1 जा 4, ये आ गया 28, ये आ गया 28, 2 से कैंसिल करो 1 4, 2 से फिर से कैंसिल करो 7। तो भाई इथीन का मास चाहिए हमें 7 ग्राम।
जब हमें प्रोड्यूस करती है 22 ग्राम CO2, जब हमें प्रोड्यूस करनी है तो इथिन का 7 ग्राम चाहिए बस। ये आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, करते हैं इसको रब। देखो भाई, अब हम करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का टॉपिक। देखो टॉपिक बहुत ही इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। यहां से बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड बोल रहा हूं 11th क्लास के टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट और IIT में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो लिखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखो रिएक्शन है, सपोज रिएक्शन में दो कंपोनेंट्स हैं, दो रिएक्शंस आपस में रिएक्ट करते हैं। अब रिएक्ट करते करते वो कम होना शुरू करेगा, उनका अमाउंट और प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। अब मान लो उनमें से एक जो एलिमेंट है ना वो हो गया पूरा खत्म। अब दूसरा एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट तो कर नहीं सकता, कोई बचा ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। अब वो यू का यू रह गया। अब जो खत्म हुआ है, जो कंप्लीट कंज्यूम हो गया, उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली। हाँ ठीक है, और दूसरा आता है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? जो कि थोड़ा सा ज्यादा बच जाता है, पूरा कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, द रिएक्टेंट विच the reactant whose small the reactant which remains even remains persistent। ठीक है, यही लिख दो, remains even after completion of reaction। ठीक है, आया समझ? अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। देखो सबसे पहले देखो एक्सेस रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा एक रिएक्शन में। अब देखो मान लो लिमिटिंग रिएजेंट तो वो होता है जो खत्म हो गया। अब रिएक्शन तो आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट जो बचा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? अब रिएक्शन आगे नहीं पहुंचनी। ठीक है, रिएक्शन हो गई स्टॉप। किसकी वजह से हुई? लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से हुई, क्योंकि ये खत्म हो गया। अब दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब जो भी अमाउंट फॉर्म हुआ होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड होगा। क्यों? कैसे? देखो जब तक लिमिटिंग रिएजेंट है तब तक रिएक्शन हो रही है। जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उस हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म होता रहेगा, लेकिन उसके खत्म होते ही रिएक्शन रुक जाएगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वही बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप लिमिटिंग रिएजेंट को देख के सोल्व करेंगे। तो लिख सकते हो ऑलवेज सोल्व क्वेश्चंस बाय लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कि हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है,
लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे उनकी स्टोइशियोमेट्री, डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे हम लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे फाइन। एग्जांपल लेके दिखाते हैं हम। एग्जांपल है a plus 2b gives c। Let us assume a के जो मोल्स हैं वो दे दिए 1, साथ में b के मोल्स भी दे दिए 1। अब हम क्या करें? स्टोइशियोमेट्री का हमें पता है कि जो इनके आगे कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। अब इसके आगे 1 से 1 डिवाइड किया, ये आ गया 1, और इसके आगे 2, 1 को 2 से डिवाइड किया, आ गया 0.5। अब देखो छोटा कौन है? 0.5। इन दोनों में से जो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया है उनमें से छोटा है 0.5, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 है, बाय स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, बाय स्टोइशियोमेट्री कितनी है? 1, स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड किया, आ गया 1। ठीक है, अब B है, B के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 1, जो गिवन है हमें, गिवन नंबर ऑफ मोल्स B के 1 है, और स्टोइशियोमेट्री कितनी है? 2। ये हमने गिवन जो नंबर ऑफ मोल्स है ना 1 लेट किए हैं, तो भाई 1/2 0.5। अब जो इस रेशियो में जो छोटा होगा वो होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। उसके अब इसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब आती है सवाल की बारी। सबसे पहले लिख दो एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। किस चीज में? 2NaOH 2NaOH प्लस H2SO4 H2SO4 gives Na2SO4 plus H2 Na2SO4 plus H2। देखो भाई हमें गिवन क्या है? मास ऑफ NaOH कितना दे रखा है? 40 ग्राम। मोलर मास नहीं है ये, 40 ग्राम NaOH इस रिएक्शन में लिया गया है रिएक्शन करने के लिए। और H2SO4 का ले लो, मास ऑफ H2SO4 का दिया है 98। इसका मतलब 40 ग्राम NaOH 98 ग्राम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में। आप देखो सॉल्यूशन, पहले रिएक्शन को लिख लो एज इट इज, 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2। अब देखो मास ऑफ NaOH कितना दिया है? 40। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? वो भी 40 होता है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। H2SO4 इसका मोलर मास भी, इसका मोलर मास होता है 98 और गिवन मास कितना है? 98। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 98/98, ये भी आ गए 1। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स है ये रिएक्टेंट्स के जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। अब इनको कर दो इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड। अब देखो NaOH का ये जो रेशियो है 0.5 है और H2SO4 का आ गया 1।
इसका मतलब NaOH है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आया समझ? देखो क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ NaOH react with 98 ग्राम ऑफ H2SO4 and gives Na2SO4 plus H2O। हमने ये रिएक्शन एज इट इज लिख दी। सबसे पहले जो गिवन मोल्स 40/40, इसका मोलर मास भी 40 ही होता है, मोलर मास इज इक्वल टू 40, और H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो होता है 98, और हाँ हमको गिवन भी 40 और 98 है। देखो गिवन मोल आ जाएगा 1, इसका भी मोल आ जाएगा 1। अब इन जो गिवन मोल्स है इनको हम डिवाइड करेंगे इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइशियोमेट्री से कोफिशिएंट बोल रहा हूं, स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे। इसकी स्टोइशियोमेट्री है 2 तो 1/2, इसकी स्टोइशियोमेट्री है 1 तो 1/1। अब ये रेशियो कितना आया? NaOH का आया 1/2 यानी कि 0.5, और H2SO4 का आया 1/1 यानी कि 1। अब इनमें से जो छोटा, जिसका रेशियो ये वाला छोटा होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। NaOH का ये रेशियो है 0.5 तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। आ गया होगा आपको समझ में? ठीक है, ये लिख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक के मैं कर रहा हूं रब आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। बस 2 न्यूमेरिकल्स हैं और आज ये आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन है 1 mole H2 reacts with 1 mole H2 reacts with 0.5 mole Cl2, 0.5 mole Cl2, then find number of moles of HCl form, number of moles of HCl देखो सबसे पहले हाइड्रोजन और Cl2 का वो लिखो रिएक्शन बैलेंस। देखो H2 plus Cl2 gives 2HCl। ठीक है, लिख लिया, यहां तक समझ में आया? ठीक, अब देखो गिवन है हाइड्रोजन के मोल 1 और 0.5 मोल Cl2। देखो अभी आप ये गिवन मोल्स लिखते हैं, गिवन थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अब लेते हैं इनका रेशियो 1 बाय गिवन मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अब यहां पे गिवन मोल्स बाय गिवन मोल्स कितने Cl2 के हमने लिख रखा 0.5 और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। Cl2 के गिवन मोल्स बाय इसकी स्टोइशियोमेट्री 1। देखो तो रेशियो आया 1 और ये आ गया 0.5। तो इनमें स्मॉल है 0.5 यानी कि Cl2, तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। यहां से हमें पता चला लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, Cl2। अब हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व। अब देखो 1 मोल Cl2 देता है 2 मोल HCl, 1 मोल Cl2 gives 2 मोल HCl। हो गया। अब गिवन है कितने मोल इसके 0.5 मोल ऑफ Cl2, 0.5 मोल ऑफ Cl2 गिव्स, ये है हमारा क्वेश्चन, कितने मोल HCl फॉर्म होंगे। तो 0.5 मोल ऑफ Cl2 गिव्स 2 इंटू 0.5 मोल HCl, तो 2 इंटू 0.5 आएगा 1 मोल। तो भाई आंसर आया है इसका 1 मोल H2 नहीं HCl। आंसर इज इक्वल टू 1 मोल HCl। आया भाई ये समझ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के लिए, फिर बस आज का लेक्चर हो गया यहीं पे फिनिश।
देखो जो भी डाउट आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दो, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है 1 ग्राम mg 1 ग्राम mg is burnt with 0.5 kg oxygen, 0.5 kg oxygen. Then find which reactant is left in excess, and how much, ठीक है। अभी करेंगे हम इसको सोल्व, ये आज का लास्ट क्वेश्चन और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 0.5 kg 1 ग्राम कितना है, 0.56 ग्राम बाई 32, 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा 0.56 आएगा क्या, 1/24 0.56 0.56 ग्राम है ये, यहाँ पे 0.5 kg नहीं है, ठीक है। देखो mg बॉन्ड किया ऑक्सीजन में, mg प्लस O2 गिव्स कितना हो गया, यहां पे बनता है MgO, या तो इसे हाफ कर लो या इसे 2 कर दो, बात एक है, तो हम कर देंगे 2mg और ये हो गया 2mgO, ये होगी बैलेंस, 2 mg और 2 ही ऑक्सीजन एटम, यहां पे भी 2 है, ठीक है। अब देखो हमें मास गिवन है 1 ग्राम और ऑक्सीजन गिवन है 0.56 ग्राम, 0.56 ग्राम। अब फाइंड करेंगे इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तब, देखो इसको आधे में ले सकते हैं इस साइड में, है ना, क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या था हमारा, 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, यहाँ पे था 1 ग्राम गिवन मास और यहाँ पे था 0.56 ग्राम गिवन मास। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स। mg का मोलर मास होगा 24, ऑक्सीजन का मोलर मास हो गया 32, ठीक है। अब देखो सीधे इनको, अब देखो ये 1 है, ये 24 है, यहाँ पे देखो 1 से छोटा और ये 24 से बड़ा, तो कम क्या आएगा O2, तो यहां से आ गया लिमिटिंग रिएजेंट, आ गया ऑक्सीजन। अब देखो अमाउंट एक्सेस में बचने वाली है मैग्नीशियम की, ये बात फिक्स हो गई, और एक्सेस रिएजेंट कितना आ गया mg। अब बात करते हैं इसकी, जितना कि ये बनेगा, देखो 1 हमें, अब लिमिटिंग रिएजेंट मैंने क्या कहा था जब मैंने सुनाया था कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना और लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों करना है, देखो लिमिटिंग रिएजेंट ये है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कर रहा है रिएक्शन, अगर ऑक्सीजन फिनिश हो गई रिएक्शन में तो मैग्नीशियम बच जाएगा, ठीक है, और रिएक्शन होगी नहीं, ये जितना बना उतना ही रहेगा, ठीक। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है, ये लिमिटिंग रिएजेंट जो है, ये रिएक्शन को रेगुलेट करता है, इसलिए हम लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन mg के कितने मोल से रिएक्ट करेगी, 1 मोल O2 रिएक्ट विद 2 मोल mg, 2 मोल mg, और हमारे पास क्या है 0.56 बाय 32 मोल O2
reacts with 2 into 0.56 by 32 मोल mg। ठीक है, अब इसे फाइंड करेंगे, mg के मोल्स फाइंड करेंगे अभी हम। 2 इंटू कितने मोल्स के सर एक के दिया, 2 इंटू 2 से काट दो 32, 0.56 बाय 16। अब देखो इसमें सीधे पुट कर दो मैग्नीशियम का मास, ताकि हमें वो मैग्नीशियम का वो मास पता चल सके जितने के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया है। गिवन ऑक्सीजन का जो क्वेश्चन में अमाउंट जो गिवन है, उसने मैग्नीशियम कितने अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम से रिएक्ट किया, इनटू 24, 4 4 जा 14, 4 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, ये हो गया। अब 2 से इसे कैंसिल कर दो, 0.2, हाँ 2 2 जा 4, 2 8 जा। अब देखो 3 से इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, ऊपर गया 2, 3 2 जा 6 प्लस 2, ये आ गया वो मास मैग्नीशियम का जिससे ऑक्सीजन ने किया रिएक्ट। अब देखो ये तो वो मास आया है, लेकिन पूछा क्या क्या है, लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। देखो इतना तो हमें पता चल गया था यहीं से लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करते हैं कि बचेगा क्या, मैग्नीशियम, लेकिन अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम विच लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन इक्वल्स टू, देखो अब जो मैग्नीशियम का कितना अमाउंट बचा वो कैसे निकलेगा, जितना अमाउंट खर्च हो गया उसको इनिशियल अमाउंट से माइनस करके। ठीक है, अब गिवन अमाउंट क्या था 1 ग्राम, और कितना खर्च हो गया, देखो ये गिवन थी ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन ने 0.84 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है, बचा कितना, एक में से इसे घटा दो सीधा, माइनस 0.84 इज इक्वल टू 0.16 ग्राम mg लेफ्ट। ठीक है, ये आ गया आंसर। आया समझ? तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके आज सारे टॉपिक्स हो चुके खत्म और चैप्टर का हो गया दी एंड। अब देखो आप प्रैक्टिस करना, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आप भी अच्छे क्वेश्चन किसी भी हेल्प बुक से, किसी कोचिंग के मॉड्यूल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई डाउट आए तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट में बोल सकते हो, आप उसे सेंड कर सकते हो, हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।